Hi and welcome to the data structure course using C++. मैं फादू सैन इस सेशन में क्यों डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या उसके ऑपरेशंस हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। क्यों क्या है और डेटा स्ट्रक्चर में वर्क किस तरह से करता है, इसकी कितने टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें थ्योरी एस्पेक्ट्स में शामिल रहेंगी। और प्रैक्टिकल में हम सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक वैनिला फॉर्म ऑफ क्यू है उसे इस सेशन में जानेंगे और नेक्स्ट पे फिर उसकी टाइप्स को भी डिस्कस कर रहे होंगे या उसकी वेरिएंट्स को। तो इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। फातू सैन सी सर्च करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस मौजूद है, विद ईज आप वॉच कर सकते हैं। जबकि इसमें कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड और कोड मेरे ब्लॉग fadusancs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बहुत आसानी के साथ आप सीखें। एज अ नेम सजेस्ट, क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऐसे कॉम्बिनेशन या वर्किंग फेनोमेना जिसमें आप लाइन पे रखकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और जिस पर्पस के लिए भी आप क्यू में मौजूद होते हैं उस पर्पस को फुलफिल किया जा रहा होता है। सो अ क्यू इज जनरली अ कंटेनर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सेंस ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, अ लीनियर कलेक्शन दैट आर इंसर्टेड and remove according to the first in first out principle. That's a very important thing here. जिस तरह से हम last in first out स्टैक में देखा करते थे, क्यू फीफो प्रिंसिपल को यूज करता है जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी जब आप लाइन पर लगते हैं तो जो शख्स पहले आता है वही इंटरटेन होता है जिस पर्पस के लिए वो लाइन बनाई गई होती है। तो द क्यू डेटा स्ट्रक्चर इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स विच मीन जिसके ऑपरेशंस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, हाइड होते हैं और हमें उसके सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल का पता होता है। तो जिस तरह से हम स्टैक को लिंक लिस्ट और एरे के जरिए से क्रिएट करते थे, बिल्कुल इसी तरह से क्यू डेटा स्ट्रक्चर को भी हम एरे और लिंक लिस्ट से क्रिएट कर सकेंगे। सो द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैक एंड क्यू इज इन रिमूविंग। इन अ स्टैक वी रिमूव द आइटम द मोस्ट रिसेंटली एडेड, क्योंकि हम स्टैक के अंदर देखते थे कि जो डेटा सबसे लास्ट में इन होता था, फॉर एग्जाम्पल 3 डेटा में ये डेटा लास्ट में इन हुआ है तो यही चीज पहले डिलीट हुई। लेकिन इन अ क्यू वी रिमूव द आइटम दैट लीस्ट रिसेंटली एडेड, यानी अगर हम क्यू इस तरह से बनाते हैं तो पहला यूजर आता है जिसका नाम 1 है, फिर सेकंड आता है 2, थर्ड आता है 3 नंबर पे। तो जो पहले यहाँ पर यूजर आया 1 वही यहाँ पर डिलीट पहले होगा। ठीक है, यही वजह है कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को यूज करेगा। अगर हम क्यू की रिप्रेजेंटेशन देखें इन अ सेंस ऑफ द वर्किंग, तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, जहाँ से डेटा को इंसर्ट किया जाता है उसे रेयर कहा जाता है, यानी यहाँ से डेटा को हम इंसर्ट कर रहे होंगे, और जहाँ से डेटा डिलीट होता है उसे फ्रंट साइड कहा जाता है, जहाँ से हम ऑपरेशंस डिलीट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल फर्स्ट डेटा आता है तो वहाँ मौजूद है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। तो इस वक्त हमारा क्यू फुल हो चुका है। अगर इसमें डिलीट किया जाएगा तो ये वैल्यूज पहले डिलीट होगी और उसके बाद ये इसकी पोजीशन इस तरह से रोटेट होते हुए मूव होती जाएगी और यहाँ पर हमें ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हम नेक्स्ट वैल्यू को इंसर्ट करवा सकेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जब हम टाइप ऑफ क्यू पे जाते हैं तो इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सिंपल क्यू। सिंपल क्यू का मतलब ये है कि वैनिला फॉर्म ऑफ द क्यू जो अभी हमने देखा भी, जिसमें हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है क्यू के जिसमें एक जगह से डेटा को इंसर्ट किया जा रहा है जो रेयर कराता है, और जहाँ से डिलीट हो रहा है जो पहली वैल्यूज गई है उसे फ्रंट साइड कहा जा रहा है। इसमें एक ही तरफ से हम वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं और एक ही जगह से डिलीट करा। सेकंड टाइप्स अगर हम देखें तो सर्कुलर है, लेकिन उससे पहले हम डबल एंडेड को समझ लेते हैं कि डबल एंडेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है। जिस तरह से अभी हमने सिंपल क्यू देखा, तो फिर नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डबल एंडेड क्यू। तो डबल एंडेड क्यू में क्या है कि हम दोनों तरीकों से या दोनों वे से डेटा को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, यानी एक ही वे से मैं डेटा को इंसर्ट भी करा सकता हूँ, डिलीट भी, और जो सेकंड पार्ट है जहाँ से हम सिर्फ डिलीट करवाते थे वहां से भी मैं डेटा को इंसर्ट भी करा सकता हूँ, डिलीट भी करा सकता हूँ। लेकिन जो राइट साइड होगा वो रेयर कराएगा और लेफ्ट साइड फ्रंट की कराएगा। लेकिन यहाँ पर एक वेरिएंट में फायदा ये हुआ कि अब मैं जो पहले डेटा को यानी रिसेंटली जो डेटा ऐड कर रहा हूँ मैं उसे डिलीट भी करा सकूंगा, और जो बिल्कुल लीस्ट पहली वैल्यू से इंसर्ट की गई थी मैं उसे भी एज यूजुअल डिलीट करवा सकूंगा, जो कि वैनिला फॉर्म से रिलेटेड है। तो हम इसे डबल एंडेड क्यू कह सकते हैं। इसी तरह से इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू से क्या मुराद है, यानी हम यहाँ पर वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इस क्यू में इनपुट ही करवा सकते हैं। ठीक है, इनपुट वैल्यूज को ही डी क्यू करवाया जा सकता है। डी क्यू का मतलब होता है डिलीट करना, और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू का मतलब यहाँ पर है कि सिर्फ आउटपुट पर उसकी वैल्यूज रिस्ट्रिक्टेड होगी। कि हम आगे जाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे होंगे क्या है। तो अभी हमने बेसिक दो वेरिएंट्स को समझ लिया।
थर्ड है हमारे पास सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का मतलब ये है कि एक सिंगल क्यू जो इस तरह से मौजूद था, अगर मैं इसे एक सर्कुलर फॉर्म पे यानी पहली पार्ट को लास्ट वाली पार्ट से कनेक्ट कर दूं, जिस तरह से लिंक लिस्ट में होता था, तो ये एक सर्कुलर क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? देखिए, अगर हम एरे से रिप्रेजेंट करें तो ये पहला इंडेक्स था और 7 लास्ट, तो 0 को 7 से यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ज्वाइन कर। तो 0 को हम फ्रंट कह रहे हैं, यहाँ से डेटा इंसर्ट हो रहा है, और ये रेयर है। इसको हम इसलिए रेयर कह रहे हैं कि जो लास्ट वैल्यू इंसर्टेड होती है ना, एक्चुअली वही रेयर कहलाता है। यहाँ पर सिर्फ दिखाया गया था कि ये रेयर पार्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ क्यू में 3 वैल्यूज है 1 2 3, तो इस वक्त इसका फ्रंट पार्ट तो फिक्स रहेगा जो कि 1 है, लेकिन रेयर यहाँ पर आ चुका होगा। नेक्स्ट वैल्यू 4 ऐड होगी तो रेयर फिर यहाँ आ जाएगा, एंड सो ऑन, रेयर मूव होता है। तो यही वजह है रेयर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और ये बाकी ब्लैंक स्पेस। तो ये एक अनदर वेरिएंट है। इसके बाद हमारे पास प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू एज अ नेम सजेस्ट हमें समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर किसी नंबर्स की, किसी ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी सेट करते हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यूज होगी वही पहले डी क्यू हो सकेगी या इन क्यू हो सकेगी, वो आप वेरिएंट पर डिसाइड करेंगे। तो हमने एक साइड से डेटा को इन क्यू किया, विच मीन इंसर्ट किया, और डी क्यू का मतलब है डिलीट करना। तो यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी हमने हाईएस्ट नंबर को प्रायोरिटी दी हुई है, तो वही वैल्यूज पहले डिलीट हो सकेगी। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स थे क्यू के, कि एक सर्कुलर क्यू, सिंपल क्यू और प्रायोरिटी क्यू क्या है, और डबल एंडेड क्यू क्या है, और इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू का कॉन्सेप्ट हम आगे जाके समझें। अब किसी भी तरह के टाइप्स की क्यू मौजूद हो, उसके कुछ ये बेसिक्स ऑपरेशन है। सबसे पहले हम क्यू को क्रिएट कर रहे होंगे, डिफरेंट वे से क्रिएट किया जा सकता है। आप एरे के जरिए से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट के जरिए से क्रिएट कर सकते हैं, जो हम वेक्टर लिस्ट और इंटीजर टाइप लिस्ट बनाते हैं, हम लिंक लिस्ट से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से हम स्टैक को यूज करते हुए भी क्यू बना सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग अ स्टैक वी कैन क्रिएट अ क्यू, ठीक। वो कैसे होगा वो हम ऑपरेशन पे। नेक्स्ट, जब हम क्यू क्रिएट कर रहे होते हैं तो इन क्यू एक ऑपरेशन है जिसका मतलब है वैल्यूज को ऐड करना, ठीक है। जब हम वैल्यूज को ऐड कर रहे होंगे, दैट्स ऑपरेशन सेट टू बी इन क्यू। डिलीट करने के लिए हम डी क्यू का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी ये इसका नाम है जिससे वैल्यूज को डिलीट करना मकसद होता है, ठीक है। ट्रैवर्सिंग विच मीन हम तमाम डेटा को विजिट करना चाह रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, एक एक नोड को या एक एक एलिमेंट को रीड करना। पीक फ्रंट, ये अभी हम देख चुके हैं। पीक से हमें ये फायदा होता है, जिस तरह हम स्टैक में टॉप देखा करते थे, तो यहाँ पर पीक का कॉन्सेप्ट फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी पहली वो वैल्यूज जो आपके डेटा में मौजूद है। इस फुल का मतलब ये है कि जो साइज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसके जरिए से आप सेट कर सकेंगे, चेक कर सकेंगे कि आपका जो क्यू है, अगर वो स्टैटिक टाइप है, ठीक है, तो क्या आपका क्यू इस वक्त फुल है या नहीं, और उसके बिहाफ पर आप इनपुट वैल्यूज को हैंडल कर रहे होंगे कि क्या हम वैल्यूज को इन क्यू करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते, ठीक, यानी ऐड करवा सकते हैं। तो दैट इज सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्यू की क्यू क्या है, किस तरह से वर्क करता है। अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। सबसे पहले एरे के लॉजिक को समझते हुए हम क्यू को क्रिएट करेंगे, ठीक है, कि क्यू किस तरह से बनता है, फिर हम लिस्ट से बनाते हैं, लिंक लिस्ट से बनाते हैं, और स्टैक से। फिर हम नेक्स्ट वीडियो सेशन पे जाएंगे तो फिर जो वेरिएंट्स हैं उसे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। क्यू कोड पे चलते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे एरे को क्यू क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जिस तरह से हमने स्टैक के अंदर देखा था कि हम स्टैक एरे के जरिए से, लिंक लिस्ट के जरिए से, और इसी तरह से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूडिंग द लिस्ट कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पर क्यू के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी, ठीक। तो सबसे पहला कोड है एरे के लिए। फिक्स साइज मैंने बाय नेम इसलिए लिखा है क्योंकि एज वी नो कि एरे के जरिए से जो कोडिंग होती है वो स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होती है, उसमें साइज फिक्स होता है, लेकिन नॉर्मली हम इसे प्रेफर नहीं करते होते। और अगर मैं स्टैक की बिहाफ पर से कंपेयर करूँ तो वहाँ पर हम इस तरह से कंपेयर करते थे कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को हम एक फिक्स साइज एरे के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी एजम्पशन करते हैं कि यही साइज है हमारे पास, सो हैविंग द 2 4 6 एंड 7, तो इसका कंप्लीट साइज जो है वो 7 एलिमेंट का है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 6 इंडेक्स नंबर। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे ही हमारा ये क्यू फुल हो जाएगा तो हम इसे मजीद एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए फिर हमें नेक्स्ट एक क्यू बनाना पड़ेगा और उसके अंदर वैल्यूज को इंटरटेन करनी होगी। तो 6 के बिहाफ पर हम मजीद वैल्यूज ऐड नहीं करवा पाएंगे, तो ये इसका ड्रॉबैक है। यही वजह कि प्रोफेशनली इसे प्रेफर नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि बाय यूजिंग एरे क्यू किस तरह से क्रिएट किया जाता है, राइट। तो कोड को जूम करते हैं। बेसिक लॉजिक क्या है, सबसे पहले मैंने एक साइज के नाम से वेरिएबल बना लिया जो कि कांस्टेंट है, उसकी 5 वैल्यूज है। आप चाहे तो व्हाटएवर जो भी वैल्यूज आप इनिशियली रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। एक क्लास बनाई मैंने क्यू के नाम से, ठीक है। इस क्यू क्लास के अंदर 2 मेंबर्स मैंने लिए। एक एरे है जिसका साइज जो होगा वही साइज वेरिएबल होगा जो कांस्टेंट आपने रखा है, क्योंकि ये इस वक्त एरे के साथ के बिहाफ पर बन रहा है तो ये फिक्स होगा।
और दो इंटीजर वेरिएबल बनाए मैंने फ्रंट एंड रेयर। ये क्यों बनाया ये अभी हम जान चुके हैं कि वैल्यूज को इंसर्ट किया जा रहा होगा रेयर साइड से, और जो वो वैल्यूज जाके फिक्स होगी जहां से उसको डिलीट किया जा रहा होगा दैट इज अ फ्रंट साइड। तो दो इंटीजर वेरिएबल बनाए। फिर मैं क्लास के अंदर मौजूद हूं तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया क्योंकि नाम से, जिसमें फ्रंट और रेयर की इनिशियल वैल्यूज -0 कर दी, सॉरी -1 कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि ना इस वक्त फ्रंट पे कोई वैल्यूज है ना रेयर पे कोई वैल्यूज है, राइट। तो ये फंक्शन है हमारे पास सबसे पहले जो ये चेक कर रहा है कि क्या इस वक्त हमारा क्यू एम्प्टी है। अगर क्यू एम्प्टी होगा तो ये एक बोल टाइप है तो हमें वैल्यूज ये ट्रू रिटर्न कर रहा होगा। तो इस बिहाफ पे मैंने क्या कहा कि अगर इस एम्प्टी की वैल्यूज ट्रू होगी तो हमेशा ये रिटर्न इसकी जो फ्रंट की वैल्यूज होगी वो -1 होनी चाहिए, तो ये -1 को रिटर्न करेगा। तो -1 होने का मतलब ये है कि जो पहली वैल्यूज जहां पर स्टोर होती है, राइट, पहली वैल्यूज हमेशा कहां पर स्टोर होती है, जब आप क्यू को यूज करेंगे तो यहां से वैल्यूज इंसर्ट की जा रही होगी, तो जैसे ही आपने वैल्यूज पास की वो पहले इंडेक्स पे जाकर स्टोर हो जाएगी वट एवर जो भी वैल्यूज। तो इस फ्रंट के अंदर जब तक कोई वैल्यूज नहीं आएगी तो इनिशियली ये क्या है, -1। तो -1 से ये 0 उसी वक्त होगा जब यहाँ पर कोई वैल्यूज आके स्टोर होगी, और जब तक कोई वैल्यूज नहीं है तो वो -1 ही है। तो इसके जरिए से चेकिंग ये हो जाएगी कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं, राइट। सेकंड कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फुल। इस फुल को लॉजिकली हम एक तरीके से प्रूव कर सकते थे कि जो मैक्स का साइज है अगर वही हमारे रेयर का की वैल्यूज बन जाए रेयर की, तो एक्चुअली वही हमारा क्या होगा, प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो क्यू है वो फुल है। लेकिन यहाँ पर लॉजिकली हमने क्या काम किया है, हमने कहा कि रेयर की वैल्यू में 1 ऐड करो और उसके बिहाफ पर साइज से उसको डिवाइड करो, और जो रिमेनिंग या रिमाइंडर की वैल्यूज बनेगी वो हमेशा फ्रंट के बराबर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक्चुअली यही वैल्यूज बूल टाइप में रिटर्न होकर ट्रू वैल्यूज दिखाए। इस बात को समझते हैं कि ये स्टेटमेंट है क्या। देखो यहाँ पर मैंने लिख लिया ऐसे। तो इस वक्त अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास क्यू है इसमें कोई भी वैल्यूज मौजूद है, ठीक है। तो या फिर क्योंकि हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, फुल के लिए, तो इस एम्प्टी के लिए तो हमने अज्यूम किया था कि कोई वैल्यूज नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो लेकिन आप इस फुल के लिए कर रहे हैं तो 7 की 7 वैल्यूज इसमें फुल है, ठीक है। तो बिहाफ ऑफ दिस, इस स्टेज पे यानी जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो तमाम वैल्यूज फिल हो चुकी होगी। तो ये इंडेक्स नंबर क्या है, 6 है, तो मैंने 6 लिख दिया। 6 + 1 क्या हो गया, 7। तो मैं इसे कट करके इसकी जगह 7 लिख सकता हूँ। फिर हमें मॉड ऑफ यूज करना है साइज से, तो साइज वैल्यूज क्या है भाई, 7 है, मैंने 7 लिख दिया। 7 को 7 से जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमेनिंग वैल्यूज मिलेगी हमें 0। और क्या इस फ्रंट की वैल्यू 0 इंडेक्स है या नहीं, बिल्कुल, क्योंकि फ्रंट इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, 0 इंडेक्स पे मौजूद है। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये कंडीशन ट्रू। ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये है कि इस वक्त जो आपने एरे लिया हुआ है वो विथ रिस्पेक्ट टू द साइज इस फुल फंक्शन पर ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और जब ये ट्रू रिटर्न करेगा इसका मतलब है आपके पास जो एरे मौजूद है जिसे आप क्यू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस वक्त फुल है। दैट्स ग्रेट। बेसिक लॉजिक दो चीजों के लिए हो गई। अब हमारे पास मेजरली काम आता है इनक्यू। इनक्यू का मतलब है डेटा को इंसर्ट करवाना। तो हम क्या कर रहे हैं, क्यू के लिए हमने वो वैल्यूज ली जो यूजर उसमें इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने पास किया फंक्शन इस फुल को पास किया, और अगर ऑलरेडी ही वैल्यूज इंसर्टेड है और वो फुल है तो डायरेक्टली वो रिप्रेजेंट करके मुझे बता देगा कि क्यू इज फुल। और इस फुल का मतलब है कि बूल वैल्यूज है, ट्रू रिटर्न करेगा तो डायरेक्टली ही इनक्यू वैल्यूज नहीं हो सकेगी, ठीक है। अगर उसमें स्पेस मौजूद है तो अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो एम्प्टी तो नहीं है, और एम्प्टी उस वक्त होगा जब फ्रंट की वैल्यूज 0 होगी। तो अगर वो एम्प्टी है तो फ्रंट की वैल्यू 0 कर दो। क्यों, क्योंकि फ्रंट की वैल्यू इनिशियली -1 थी। तो मैं 0 इसलिए कर रहा हूँ उसे कि -1 से +1 कर मैं उसे 0 कर रहा हूँ। तो जब मैंने 0 किया तो उसका मतलब है वही वैल्यूज जो मैं यहाँ पर इंसर्ट करवा रहा हूँ वो उस ब्लॉक पे जाकर ऐड हो जाएगी। लेकिन अभी तक ऐड नहीं हुई, अभी हमने सिर्फ फ्रंट की वैल्यूज बनी, राइट। अब मुझे वैल्यूज को इंसर्ट कराना है। मैंने कहा जो रेयर है हमारा, ठीक है, रेयर के अंदर जो भी वैल्यूज है उसमें 1 ऐड करो, और 1 ऐड करने के बाद साइज से उसको डिवाइड करके रिमेनिंग की वैल्यूज रेयर पे लाके सेव करो। और एक्चुअली ये वही वैल्यूज यहाँ पर बनेगी जिस इंडेक्स पर जाकर वो सेव हो रहा होगा। अगर वो पहली वैल्यूज है तो 0 इंडेक्स पे, वरना 1 पर, फिर 2 पर, 3 पर एंड सो। तो वो लॉजिकली इस लाइन 34 के लॉजिक से काम करेगा जिसके मैं अभी ड्रॉ करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। सेम लॉजिक वहां पे भी अप्लाई। जब ये हो गया तो जो भी रेयर की वैल्यूज है मैं उस एरे पे जाऊंगा जो मैंने यूज किया हुआ, उसके इंडेक्स पे जाकर उस वैल्यूज को स्टोर कर दूंगा जो मैंने पास किया होगा इनक्यू के लिए, और उसके बाद इनक्यू टू क्यू लिखा आ जाएगा, यानी आपकी वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है। एंड दैट्स अ वेरी बेसिक लॉजिक इनक्यू, ठीक है। सेम फॉर द डी क्यू। सबसे पहले चेक करो कि वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई वैल्यूज नहीं है तो मैं डी क्यू नहीं कर सकूंगा, तो मैंने डायरेक्टली रिप्रेजेंट करा दिया क्यू इज एम्प्टी। अदरवाइज क्या लिखा आ जाएगा, डी क्यू फ्रॉम क्यू, यानी अदरवाइज डी क्यू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वैल्यूज को डी क्यू करेंगे तो डीक्यू करने का तरीका क्या है वो अभी हम देख चुके हैं कि वैल्यूज जब हम इंसर्ट करवाते हैं
तो वो फ्रंट से जाकर ऐड होना शुरू हो जाती है इस तरह से, और जो वैल्यूज पहले ऐड होती है वही वैल्यूज पहले डिलीट भी होगी। यानी पहली वैल्यूज ये है, फिर ये सेकंड वैल्यूज है, फिर ये थर्ड वैल्यूज है और ये फोर्थ वैल्यूज। तो पहले डिलीट ये वाली वैल्यूज होगी, और इसके डिलीट होने से ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो यहाँ मूव होगा, मल्टीप्लाई यहाँ मूव होगा और माइनस यहाँ मूव हो जाएगा। तो फिर ये एरिया हमारा ब्लैक रहेगा जिसमें हम मजीद वैल्यूज को ऐड करवा सकते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें मूवमेंट हो रही है तो उसको तो मुझे लॉजिकली बताना होगा। तो उसके लिए मैंने कहा कि अगर फ्रंट की वैल्यू रेयर के बराबर है, और फ्रंट की वैल्यू रेयर के बराबर उस वक्त होगी जब आपके पास एक ही वैल्यू इंसर्ट है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप एक एरे को इस्तेमाल कर रहे हो ना क्यू बनाने के लिए, तो इनिशियली दोनों चीजें, जब फर्स्ट आप वैल्यूज इंसर्ट करवाते हो तो रेयर भी यही होता है और फ्रंट भी यही होता है, ठीक है, रेयर भी और फ्रंट। लेकिन फ्रंट कभी मूव नहीं होगा, फ्रंट यहाँ पर है तो वो हमेशा यहीं पर रहेगा। अब जब नेक्स्ट वैल्यू पर आओगे तो रेयर यहाँ आ जाएगा, थर्ड वैल्यू पर आओगे रेयर यहाँ आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से रेयर मूव होता रहेगा, लेकिन फ्रंट कभी भी मूव नहीं होगा। तो बिहाफ ऑफ दिस, जब वैल्यूज एक डिलीट हुई, ठीक है, तो डिलीट होते वक्त मैंने ये चेक कराया कि अगर फ्रंट रेयर के बराबर है तो उसका मतलब है एक ही वैल्यूज थी वहां पर। तो आप क्या करो, रेयर और फ्रंट में दोनों में -1 ला ले आओ। क्यों? क्योंकि जब आप पहली वैल्यूज को ही डिलीट कर दोगे यहाँ पे जो वैल्यूज मौजूद होगी इस जगह पर, तो क्या हुआ, एफ और आर दोनों -1 हो जाएंगे जो इनिशियली, ठीक है। और यही मुझे करना होगा ताकि ये समझ में आए कि कोई वैल्यूज नहीं है। अदरवाइज मोर देन 1 वैल्यूज मौजूद होगी तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं करूंगा ये कि जो भी फ्रंट की वैल्यूज है उसमें +1 करूंगा, ठीक है, और उसे साइज से डिवाइड करके जो भी रिमेनिंग की वैल्यूज आएगी मैं फ्रंट पे डाल दूंगा। उससे फायदा ये होगा लॉजिकली कि जिस जगह पर हमारा फ्रंट होगा ना, जिस जगह पर फ्रंट होगा उसके बाद वाली वैल्यूज वहां पर आ जाएगी। कैसे? देखो, अगर मैं एज्यूम करता हूं, मैं इसे कॉपी करता हूं, ठीक है, इसे इस तरह से समझे कि मोर देन 1 वैल्यूज है तो इसका मतलब ये है कि 2 नंबर्स इस वक्त क्यू में मौजूद है, तो फ्रंट की वैल्यूज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो वो 0 है। तो 0 + 1 ये हो गया 1, और साइज जो हमने क्वेश्चन में यहाँ लिए वो 5 लिए हैं, लेकिन वो जो रफ वर्क बता रहा हूँ वो 7 है, तो हम उसके बिहाफ पे समझने बात लॉजिकली सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 7, ये हो गई 1, इसको डिवाइड करूंगा और रिमेनिंग की वैल्यूज फ्रंट पे लाकर सेव करूंगा। अगर मैं इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करूं तो मैंने यहाँ पर किया हुआ, तो उसका आंसर क्या आ रहा है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फ्रंट की वैल्यूज क्या बन जाएगी, 1। फ्रंट की वैल्यूज 1 बनने का मतलब ये है कि फ्रंट मूव नहीं हुआ, एक्चुअली इसके 1 में जो वैल्यूज थी ना, 1 इंडेक्स में जो वैल्यूज थी, अब वो फ्रंट पर आ चुकी, और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि इसको मैंने डिलीट कर दी, राइट। तो इस तरह से डी क्यू का भी प्रोसेस हो गया। अब डायरेक्टली थर्ड फंक्शन में तो सिंपली ट्रैवर्सिंग करने का तरीका है कि इज एम्प्टी है तो क्यू इज एम्प्टी प्रेस कर दो, वगरना क्या करो, क्यूज एलिमेंट को जब तक आई की वैल्यू रेयर के बराबर नहीं हो जाती उस वक्त तक एरे के तमाम एलिमेंट को डिस्प्ले करते रहो और आइट्रेट करते रहो। तो इस डिस्प्ले के जरिए से क्यू के अंदर जितनी वैल्यूज होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। मेन पर आकर मैंने क्यू का ऑब्जेक्ट बनाया जो क्लास का नाम, ठीक है। उसके बाद मैंने 5 वैल्यूज इन क्यू करवाई, फिर मैंने उनको डिस्प्ले करवाया, और जो जो वैल्यूज इन क्यू हो चुकी थी मैंने 2 को डी क्यू किया यानी डिलीट किया, फिर डिस्प्ले कराया, फिर मजीद 2 वैल्यूज को इनको की, फिर मैंने उसको डिस्प्ले करवाया। बाकी आप लॉजिकली उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो हम इसे रन करते हैं और इसी प्रोसेस को देखते हैं। देखें, 5 वैल्यूज मैंने इनक्यू करवाई और उनको डिस्प्ले करवा दिए, बिल्कुल वैसे डिस्प्ले हो। जो पहले वैल्यूज गई है वो लेफ्ट साइड पर आ रही है, इसका मतलब है ये फ्रंट है और ये रियर, इस वक्त ये फुल हो चुका है। फिर 2 वैल्यूज मैंने डिलीट की तो 3, 4, 5 आ गया, यानी पहले ये डिलीट हुआ फिर ये हुआ। फिर मैंने 2 इंसर्ट करवाई तो 3, 4, 5 वैसे ही रहे, उसके साथ 2 वैल्यूज मजीद आ गई, ठीक। तो इसी तरह आप चाहें तो इस क्यू फंक्शन के जरिए से विच मीन जो क्यू क्लास है उसके जरिए से मैं इज एम्प्टी भी चेक कर सकता हूँ, इज फुल भी चेक कर सकता हूँ जो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज को डिस्प्ले करा रहा हूँ। एंड दैट्स इट, दैट्स अ वेरी बेसिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड अबाउट कि हम क्यू कैसे क्रिएट करते हैं, जिसमें हमने हर कोड खुद लिखा है, कोई बिल्ट इन चीजें इस्तेमाल नहीं की, और एक फिक्स साइज एरे को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास लिस्ट का आता है, ठीक है। तो लिस्ट का सिंपली मतलब ये हुआ कि एक डायनामिक साइज ऑफ द एरे जो विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट अपने साइज को इंक्रीज करता रहता है। फॉर एग्जांपल हमने 4th लेंथ के एक एरे को क्रिएट किया जो क्यू के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, वैल्यूज उसमें ऐड होती जा रही है, जैसे साइज इसका कंप्लीट होता है ये अपने आप को सेम साइज के साथ मजीद इंक्रीज करके 4 ब्लॉक दोबारा बना देता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती है। एरे लिस्ट के जरिए से हम जावा के अंदर क्रिएट करते हैं। एरे लिस्ट C++ में इंप्लीमेंट नहीं होता, तो इसके लिए हम लिस्ट ऑफ टाइप यूज करते हैं, यानी जिस टाइप का आप लिस्ट बनाना चाहते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर उसे लिख करते हैं। आप कैरेक्टर का वटएवर जिसका भी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से उसकी लॉजिक या सिंटैक्स लिखा जा रहा हो। तो अब मैं लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ इंटीजर यूज कर लेता हूँ क्यू क्रिएट करने के लिए। रेस्ट ऑफ दी जो लॉजिक है
वो सेम रहेगी, यानी आप क्यू के अंदर वैल्यूज़ किस तरह से इंटर करवा रहे हैं या इंसर्ट करवा रहे हैं और डिलीट करवा रहे हैं, राइट? तो बिल्कुल सिंपल हमने सेम लॉजिक के साथ क्यू की क्लास बनाई, लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाया जिसका नाम ERR एरे से रिप्रेजेंट किया, 2 वेरिएबल एज यूजुअल बनाए। क्यू के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर दोनों की वैल्यूज -1 पास कर दी, ठीक है, जैसे प्रीवियस किया था हमने। इस एम्प्टी के अंदर चेक कर लो कि अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है, वही वैल्यूज रिटर्न करेगी और इस एम्प्टी फंक्शन ट्रू होगा उस वक्त, यानी जब फ्रंट की वैल्यू -1 होगी तभी ये अंडरस्टैंड किया जाएगा कि हमारा क्यू ब्लैक है। सेम लॉजिक के साथ इन क्यू है, अगर इज एम्प्टी है तो फ्रंट और रियर की वैल्यू 0 करो, यानी -1 से वो 0 हो जाएगा, और 0 होने का मतलब है कि पहली वैल्यूज आ चुकी है। और उसके बाद अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज एक वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद है तो रियर की वैल्यू को इंक्रीज करो। क्यों? क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों ही पहले इंडेक्स में होंगे जब पहली वैल्यूज इंसर्ट की जाएगी। एज वी नो, फ्रंट मूव नहीं होता, रियर मूव होता है, तो रियर को आगे मूव करा दूंगा। अब मैंने क्या किया, एरे डॉट पुश बैक, एरे डॉट पुश बैक के जरिए से वैल्यूज को मैंने इंक्यू करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया। सी देयर इज अ पुश बैक फंक्शन, और ये पुश बैक फंक्शन जो है वो इस लिस्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि मैंने लिस्ट को इंपोर्ट करवाया है। तो यहाँ पर मुझे इनक्यू का फंक्शन सेपरेटली नहीं बनाना पड़ा, बल्कि मैं एरे के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के जरिए से पुश बैक कॉल करके वैल्यूज को इंसर्ट करवा, राइट। उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट करवा ली। फिर मैंने डी क्यू में चेक किया, अगर वो एम्प्टी है तो क्यू इज एम्प्टी लिख दो, वगरना एरे के फ्रंट फंक्शन को कॉल करो। फ्रंट का मतलब ये हुआ कि जिसके जरिए से मैं देख सकूंगा कि पहली वैल्यूज कौन सी। फिर पॉप फ्रंट के जरिए से मैं अपनी वैल्यूज को रिमूव कराऊंगा, दैट इज ऑल्सो द बिल्ट इन फंक्शन। अभी हमने यहाँ पर देख लिया है कि सारे फंक्शन खुद से कैसे बनाए जा सकते हैं, और अब मैं यहाँ पर क्यू लिस्ट के जरिए से बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करके वैल्यूज को रिमूव करवा। जैसे वैल्यूज रिमूव हुई तो चेक करो कि अगर फ्रंट और रेयर दोनों ही एक ही जगह पर है, यानी पहली एलिमेंट है, तो फ्रंट और रेयर को दोबारा से क्या कर दो, माइनस, यानी उसे ब्लैंक कर दो, क्योंकि एक ही वैल्यूज थी तो वो ब्लैंक हो जाएगी। सेम लॉजिक हमने इन क्यू और डी क्यू पे अप्लाई कर दी। डिस्प्ले वेरी सिंपल, ट्रैवर्सिंग हो रही है, लूप लगाकर हमने वैल्यू को ट्रैवर्स कर दी। मेन फंक्शन पर आकर जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में 5 वैल्यूज इन क्यू की थी वो किया, क्यू किया, और उसके बाद ब्रैकेट्स को डिस्प्ले करा। वेरी सिंपल, रन करते हैं। हियर इट इज वैल्यूज इंसर्टेड, ठीक है, लिस्ट के जरिए से 5 वैल्यूज आ रही है, 2 डी क्यू की, और उसके बाद मजीद 2 इंसर्ट करवाया और वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले। होप यू अंडरस्टैंड। अब तीसरा जो लॉजिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज करेंगे, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के जरिए से लीस्ट टाइम के अंदर अपने रिक्वायर्ड आउटपुट को हासिल करेंगे। सबसे पहले मैंने क्यू को इंपोर्ट किया है, इसका मतलब है मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैंने लिस्ट ऑफ इंटीजर नहीं बनाया, बल्कि क्यू का एक लिंक लिस्ट क्रिएट किया है, सॉरी, क्यू का हमने एक एरे क्रिएट किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको मैंने नाम क्यू दिया, ठीक है, क्यू टाइप का, जिसमें इंटीजर वैल्यूज स्टोर होगी। एक क्यू क्रिएट हुआ क्यू के नाम से। अब मैं क्यू जब लिख रहा हूँ ना, देखो इसके ब्याह पर सारे वो फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहे हैं जो फंक्शंस क्यू को सपोर्ट करता है, पुश, पॉप, साइज, स्वैप, एम्प्टी, फ्रंट, सारी चीजें मैं देख सकता हूँ। तो मैंने डायरेक्टली पी डॉट के पुश के जरिए से 5 वैल्यूज इंसर्ट करवा ली। फिर क्यू एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करके यहाँ पर सिर्फ उसकी फ्रंट की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा हूँ कि भाई जहाँ जहाँ क्यू है उसके फ्रंट की वैल्यू लाते हैं, ठीक है। जब हर दफा वैल्यूज आ रही है तो हर वैल्यूज को पॉप करा रहा हूँ, यानी मैंने 1 2 3 4 5 इंसर्ट करवाया, 1 को पॉप किया, डिस्प्ले करा दिया, 2 को पॉप किया, डिस्प्ले करा दिया, 3 को पॉप किया या इन क्यू किया, ठीक है। पॉप का वर्ड इन क्यू के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इंटरचेंजेबली, वैसे क्यू के अंदर हम इन क्यू का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 and 5 सो वैल्यूज इंसर्ट हो गई, लाइन को टर्मिनेट कर दी। तो वो काम जो इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से यहाँ पर हो रहे थे, हमें एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा था, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ने उस तमाम काम को आसान कर दिया। रन करेंगे और देखो सेम लॉजिक के साथ यहाँ पर वैल्यूज सारे इंसर्टेड हो गए। आप चाहे तो DQ भी कॉल कर सकते हैं और उसको भी ट्रैवर्स करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कि जिस तरह से हमने स्टैक जब क्रिएट किया था तो हमने स्टैक को भी लिंक लिस्ट के जरिए से क्रिएट किया था। अब हम क्यू कर रहे हैं तो क्यू को लिंक लिस्ट इस्तेमाल करते हुए कैसे क्रिएट किया जा सकता है वो आप समझते हैं। ओके, अगर हम लिंक लिस्ट को समझे कि स्टैक को कैसे इस्तेमाल करेगा, देखिए हमारे पास फ्रंट और रेयर ये इनिशियली दोनों वैल्यूज -1 होल्ड कर रही है, ठीक है। तो हमने एक लिंक क्रिएट किया, लिंक लिस्ट, तो ये पहली वैल्यूज क्रिएट हो गई। एज वी नो कि इसमें कोई वैल्यूज होगी यहाँ पर और नेक्स्ट का रेफरेंस होगा, अगर कोई भी नेक्स्ट वैल्यूज नहीं है तो ये नल होगी। इस वक्त पहला लिंक क्रिएट करने की वजह से फ्रंट और रेयर दोनों ही इससे पॉइंट करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि अब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। वैसे लॉजिकली आप 0 की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बेस यही किया। अब जब नेक्स्ट नोड क्रिएट हुआ तो नेक्स्ट नोड हमेशा जहां पर भी क्रिएट होगा मेमोरी के, उसका जो भी रेफरेंस होगा उस रेफरेंस को ये होल्ड करेगा, ठीक है। यहाँ जो भी रेफरेंस होगा वो इससे होल्ड करेगा, और हम यही कर रहे होते हैं कि क्यू के अंदर जो वैल्यूज पहले इंसर्ट होगी वो पहले ही जाकर प्लेस होगी। तो ये पहले प्लेस है, ये सेकंड प्लेस हो गई, ये इसका वैल्यू है और ये रेफरेंस होगा।
फिर थर्ड वैल्यूज कहीं पर है, ये इसका रेफरेंस है, ये इसको होल्ड कर। इस तरह से जैसे वैल्यूज आती रहेगी वो प्रीवियस वाले से लिंक होकर सेव होती रहेगी और सेम इसी लॉजिक को फॉलो करेगी जैसे अभी हमने एरे, लिस्ट या फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में देखा 1 किया, 2 किया, 3, इस तरह से वैल्यूज ऐड होती जा रही। और जैसे जैसे वैल्यूज ऐड हो रही है मैं अपने रेयर को मूव करता रहूँ। पहली वैल्यू से ये 0 हुआ, अब रेयर इस यहाँ पर आ जाएगा, यानी रेयर की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर रेयर की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड इस तरह से प्रोसेस बढ़ता रहेगा। यानी जो भी आर की वैल्यूज होगी, ठीक है, रेयर की, एक्चुअली वही हमारी लास्ट वैल्यूज होगी। क्यों? राइट, ये तो हो गया इंसर्शन की लॉजिक। अब जब डिलीट किया जा रहा होगा तो जो हमारे फ्रंट की वैल्यूज होगी उस फ्रंट के जरिए से मैं पहले जो एलिमेंट होगा उसे डिलीट करूंगा और नेक्स्ट का जो रेफरेंस होल्ड कर रहा होगा उस रेफरेंस के बिहाफ पे फ्रंट की वैल्यूज को अपडेट करता रहूंगा। तो इससे मुझे ये पता चलता रहेगा कि अब पहली वैल्यूज क्या है, ठीक है, और इस रेयर की वैल्यूज से जरिए से मुझे लास्ट का पता चलता रहेगा और ये प्रोसेस सो ऑन चलता रहे। ठीक, बेस्ड हमने समझ लिया कि यहाँ पर लिंक लिस्ट किस तरह से क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कोड पे समझते हैं। एक क्लास बनाई नोड के नाम से। नोड में दो चीजें होती है, डेटा और नेक्स्ट का रेफरेंस। तो वो जो नोड टाइप होता है, हम लिंक लिस्ट के अंदर प्रॉपर्ली एक एक कोड को समझ चुके हैं। आई हाईली सजेस्ट कि आपने लिंक लिस्ट के तमाम टाइप्स के कोड और लॉजिक समझी भी होगी जो प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो अगर नहीं देखी वो देखें ताकि समझना आपके लिए आसान। तो मैंने नोड की लॉजिक यहाँ बना दी, फिर कंस्ट्रक्टर में बता दिया कि पहली दफा कंस्ट्रक्टर में डेटा जो है वो वैल्यूज आएगी जो आपने पास की है, और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नल। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यूज है तो पहले के अंदर नेक्स्ट का रेफरेंस कुछ भी नहीं होगा जब तक दूसरी वैल्यू ना आए। फिर मैंने क्यू की क्लास बनाई। क्यू के अंदर दो वेरिएबल है, फ्रंट और रेयर, जो भी मैंने बताया। अब क्योंकि ये एक नोड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका भी टाइप मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर, रेफरेंस टाइप, जो कि एक नोड का रेफरेंस होल्ड करेगा। यही वजह है कि नोड रेफरेंस, ठीक है। फिर मैंने क्यू के अंदर कंस्ट्रक्टर बना के फ्रंट और रेयर को दोनों को मैंने -1 देने के बजाय यहाँ पर नल दे दिए। अब देखो यहाँ पर नल इसलिए दिया है क्योंकि हम पॉइंटर के अंदर काम कर रहे हैं, तो वैल्यूज नल होने का मतलब है कोई रेफरेंस नहीं। मैंने यहाँ पर कोड यहाँ पर बात की थी -1, तो -1 मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बात की थी क्योंकि मैं लिंक लिस्ट में हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त ये दोनों नल होंगे। क्यों नल होंगे? क्योंकि इस वक्त इसके पास कोई रेफरेंस ही नहीं होगा। अब इसके बाद इसका रेफरेंस आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा, तो इस रेफरेंस से इंडिकेट होता रहेगा कि कौन सी नेक्स्ट वैल्यू है या प्रीवियस वैल्यू। अच्छा जी, इज एम्प्टी चेक कराना है कि आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है नहीं, तो फ्रंट की वैल्यूज अगर हमारे नल पीटीआर के बराबर होती है तो इसका मतलब कोई वैल्यूज ही नहीं, वही चीजें रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, वैल्यूज इंसर्ट करना है लिंक लिस्ट में। तो सबसे पहले तो मैंने इनक्यू फंक्शन के अंदर वैल्यूज यूजर से ली और एक न्यू नोड क्रिएट कर लिया जो डेटा को होल्ड कर रहा होगा। चेक किया कि अगर एम्प्टी है तो फ्रंट और रेयर दोनों के अंदर न्यू नोड की वैल्यू डाल दो। यानी आपके लिंक लिस्ट में कोई वैल्यूज नहीं हो, पहला लिंक क्रिएट हुआ है तो फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। यही चीजें भी हमने समझी। अदरवाइज ऑलरेडी एक नोड क्रिएट है फॉर एग्जांपल, तो अब क्या होना चाहिए, रेयर के नेक्स्ट पे न्यू नोड क्रिएट होगा और वही न्यू नोड रेयर की वैल्यूज बन जाएगी। इसका मतलब है कि एक नोड बना हुआ था, नेक्स्ट नोड जैसे ही बना तो उसी न्यू नोड का जो रेफरेंस है वो रेयर में सेव हो जाएगा। और ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि सो ऑन आगे की तरफ वैल्यू जाती रहेगी और लिखा आ जाएगा इन क्यू टू क्यू। ये वैल्यूज इंस्ट्रक्शन का तरीका हो गया। डिलीशन पे अगर ब्लैंक है, एम्प्टी है, तो लिख कर रिप्रेजेंट कर दो क्यू एम्प्टी। अदरवाइज क्या करो, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाओ जिसमें फ्रंट की वैल्यू सेव कर। फ्रंट का मतलब ये हुआ कि पहली वैल्यूज जो लिंक पे मौजूद। फिर टेम्प के डेटा को शो करो, क्योंकि मैं टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प लेके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी इसलिए लेके चल रहा हूँ कि मैं फ्रंट रेयर को डिस्टर्ब करूंगा तो वैल्यूज रिमूव हो जाएगी, तो बाद में हम ट्राइवर्स नहीं कर पाएंगे। तो लिखा आएगा टेम्प का डेटा और फिर रिप्रेजेंट हो जाएगा कि ये वैल्यूज डीक्यू हो चुकी। जब ये वैल्यू डीक्यू हो जाएगी तो फ्रंट के अंदर वैल्यूज क्या आ जाएगी, फ्रंट का जो नेक्स्ट होगा। यानी पहली वैल्यूज को जब आपने डिलीट कर दिया तो अब फ्रंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, जो फ्रंट के आगे वैल्यूज मौजूद है यानी नेक्स्ट वैल्यू, उस नेक्स्ट वैल्यू का रेफरेंस मैंने फ्रंट पे डाल दिया और फिर मैंने टेम्प को डिलीट कर दिया क्योंकि टेम्प की अब जरूरत नहीं। अदरवाइज अगर फ्रंट की वैल्यू नल पॉइंटर के बराबर होती है, यानी कोई भी वैल्यूज मौजूद नहीं, तो यकीनी तौर पर रेयर की वैल्यूज को भी मुझे क्या कर देना होगा, नल पॉइंटर कर देना। तो ये बेसिक रूल डीक्यू का है कि वैल्यूज की चेकिंग हुई और फ्रंट वेरिएबल के जरिए से हमने अपने फ्रंट को टेम्प वेरिएबल के जरिए से फ्रंट की वैल्यूज को भी अपडेट कर दिया। मेजर काम यहाँ पर हो गया इन क्यू और डी क्यू का। डिस्प्ले करने के लिए वेरी सिंपल लॉजिक, ट्रैवर्सिंग हो रही है और ट्रैवर्स करके हम डेटा को सिर्फ डिस्प्ले करा रहे हैं। मेन पे जाने के बाद मैंने क्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैल्यूज इंसर्ट कराई, डिस्प्ले कराया, डी क्यू किया और डिस्प्ले करा दिया। अब चाहें तो इस एम्प्टी के जरिए से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रन करते हैं इसे एंड हियर इट इज। वैल्यूज ये 5 इंसर्ट हुई, ये डिस्प्ले पे आ गई, फिर 2 को डिलीट किया, डिस्प्ले कराया, फिर 2 को इंसर्ट किया और तमाम वैल्यूज को डिस्प्ले।
तो ये चौथी एग्जांपल्स थी जिसके अंदर हमने लॉजिकली लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक क्यू क्रिएट किया और उसके वो जो बेस फंक्शंस होते हैं उसे भी परफॉर्म करके दी। ओके, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर एग्जाम में या इंटरव्यू पे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं कि हम जब स्टैक और क्यू पढ़ लेते हैं तो क्या मैं स्टैक का इस्तेमाल करते हुए क्यू बना सकता हूँ या फिर मैं क्यू का इस्तेमाल करते हुए स्टैक बना सकता हूँ। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम क्यू का यूज करते हुए स्टैक क्रिएट कर रहे हैं और या स्टैक को क्रिएट करते हुए क्यू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, अब ये किस तरह से होगा, देखिए हमने एक क्यू की क्लास बनाई और इस क्यू क्लास के अंदर मैंने दो स्टैक बनाए और ये दो स्टैक्स मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाले बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इनकी फंक्शनैलिटीज से कोई अब सरोकार नहीं है क्योंकि ये स्टैक खुद हमें फंक्शनैलिटीज देगा इन क्यू डी क्यू एंड वट एवर डिफरेंट ऑपरेशन। और अगर ये नहीं दिया है और रिस्ट्रिक्शन है कि आप खुद बनाए, वेरी सिंपल, ये हम पहले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। ठीक, अब मुझे क्या करना है, हम स्टैक का इस्तेमाल कर रहे हैं क्यू क्रिएट करने के लिए। ठीक है, स्टैक का इस्तेमाल कर रहे हैं क्यू क्रिएट करने के लिए, तो भाई क्यू पे वैल्यूज को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि जो हमारे पास पहला स्टैक है ना जिसका नाम मैंने इंक स्टैक रखा है, इस इन स्टैक में जाकर पुश करो वैल्यू। तो उसका मतलब ये हुआ कि एक स्टैक के पहले इंडेक्स पे वैल्यू जाकर सेव हो गई और मैंने प्रिंट करा दिया कि इन क्यू टू क्यू, यानी पहली वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी क्यू पे। राइट, फिर मैंने डी क्यू का फंक्शन बनाया और डी क्यू में मैंने कहा कि जो दूसरा स्टैक है, क्योंकि मैं दो स्टैक इस्तेमाल कर रहा हूँ क्यू क्रिएट करने के लिए, एक इंसर्शन के लिए और दूसरा डिलीशन के लिए। अगर डी क्यू स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, तो फिर चेक करो कि इन क्यू स्टैक भी एम्प्टी है, यानी डी क्यू और इन क्यू दोनों अगर एम्प्टी हुआ तो उसका मतलब है आपका जो क्यू है वो उस वक्त क्या होगा, ब्लैंक होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, और उसी वैल्यूज को मैंने रिटर्न करा दिया। ये मैं डिलीट करने के लिए पहले चेकिंग की। अदरवाइज आप क्या करो, जो इन क्यू स्टैक है यानी जो वैल्यूज को इंसर्ट कर रहा था उसे चेक करो, अगर वो एम्प्टी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डी क्यू में पुश कर दोगे इन क्यू स्टैक के टॉप की वैल्यूज और फिर इन क्यू स्टैक को पॉप कर दोगे। ठीक है, दोबारा समझिएगा, ये उसकी कमेंट्स में भी वाज़ेह है कि ट्रांसफर एलिमेंट फ्रॉम इन क्यू स्टैक टू डी क्यू स्टैक, यानी इन क्यू स्टैक्स में जो एलिमेंट मौजूद है उसे मैं डी क्यू स्टैक में ट्रांसफर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वैल्यूज को डिलीट कर रहा हूँ। यही वजह है कि मैंने एक स्टैक को ब्लैंक करते हुए दूसरे पे वैल्यूज को क्या कर दिया, इंसर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टैक का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्यू क्रिएट करने के लिए। यही वजह है कि अब दोनों क्यूज को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने डी क्यू के स्टैक की वैल्यूज को पुश किया, कौन सी वैल्यू, जो इन क्यू स्टैक के टॉप पर मौजूद है। ठीक है, स्टैक के अंदर टॉप एलिमेंट होता है और जो वैल्यूज आई है उसे इन क्यू में मैंने पॉप कर दिया। ठीक है, यानी इन क्यू से निकाल दी। राइट, उसके बाद हमने फ्रंट वेरिएबल लिया जो डी क्यू के टॉप की वैल्यूज को होल्ड करेगा और फिर मैंने डी क्यू स्टैक के अंदर से वैल्यूज को पॉप करा के डिस्प्ले करा दिया कि जो वैल्यूज आपने यूज की हुई थी वो डी क्यू यहाँ पर हो चुकी है। एंड लास्ट, ये ट्रैवर्सिंग तो वेरी सिंपल होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के जरिए से हम दोनों की वैल्यूज को डिस्प्ले करा दें, यानी इन क्यू भी एम्प्टी हो और डी क्यू भी एम्प्टी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू ही आपकी एम्प्टी, अदरवाइज क्यू एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। जो भी डी क्यू के अंदर स्टेटमेंट थे उनको मैंने ट्रैवर्स करके डिस्प्ले करा दिया और इसी तरह से अगर इन क्यू एम्प्टी है तो फिर मैंने इन क्यू की वैल्यूज को पुश कराकर इन क्यू स्टैक को पॉप करा दिया। ठीक है, एंड द लास्ट वन, टेम्प्ट एम्प्टी। टेम्प्ट एक टेम्परेरी वेरिएबल मैं ले रहा होता हूँ ताकि मैं इंटरचेंजेबली वैल्यूज को यूज कर सकूँ। टेम्प के जो भी टॉप की वैल्यूज है उसको मैं पॉप करवाता हूँ। मेन पर जाकर मैंने क्यू की क्लास का फंक्शन क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैल्यूज इंसर्ट करवाई इन क्यू के जरिए से, फिर डी क्यू करवा रहा हूँ, फिर डिस्प्ले करा के दोबारा इन क्यू कर रहा हूँ। तो मेजरली यहाँ पर क्या हुआ कि हम क्यू क्रिएट कर रहे हैं स्टैक के जरिए से और स्टैक जो प्रिंसिपल यूज करता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट का है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के जरिए से जो प्रिंसिपल हम बनाना चाह रहे हैं वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यही वजह है कि हम दो स्टैक्स को लेकर चल रहे हैं जो प्रॉपर्ली डेटा को इन क्यू और डी क्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने इन क्यू की लॉजिक बनाई, फिर डी क्यू की, फिर हमने ट्रैवर्स कराया और मेन मेथड में जाकर उसे डिस्प्ले करा दिया। इसे रन करेंगे एंड हियर इट इज, सेम जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन प्रीवियस एग्जांपल की हो रही थी वो यहाँ पर हमने कर दी। एंड द लास्ट वन, अब हमें स्टैक बनाना है क्यू के जरिए से। ठीक है, पहले अभी हमने स्टैक के जरिए से क्यू क्रिएट किया, अब हम क्यू के जरिए से स्टैक बना रहे हैं। राइट, कैसे? मैंने क्लास बनाई स्टैक की और इसमें दो क्यूज के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, या आप कह लें कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को मैंने कॉल कर लिया Q1 Q2 के। ठीक है, अब हम स्टैक क्रिएट कर रहे हैं क्यू के जरिए से, तो लिहाजा मैं वैल्यूज को पुश करूंगा क्योंकि ये स्टैक है। अब मैंने सबसे पहले चेक किया कि जो Q1 है, Q1 का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी एलिमेंट्स या वेरिएबल जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहा है और ये क्यू में स्टैक में वैल्यूज को पुश करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
ठीक है। अगर Q1 एम्प्टी है तो आप Q2 के अंदर वैल्यूज पुश करो, किसे? जो Q1 का फ्रंट है, जो Q1 आपके पास Q है उसकी जो फ्रंट की वैल्यूज है उसे Q2 में पुश कर दो और Q1 से जो वैल्यूज फ्रंट में मौजूद थी उसको पॉप कर दो। ठीक है, लॉजिकली दोनों का इस्तेमाल करके हमने वैल्यू को इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, यानी पुश करवा दिया। फिर मैंने क्या किया, Q1 को पुश कर दिया X, यानी X की जो भी वैल्यूज यूजर ने दी है वो Q1 में पुश हो। ठीक है, यहाँ से तो हमने Q2 में पुश किया था और Q1 से पॉप कर दिया था। अब जो X की वैल्यू है वो Q1 में पुश कर चुका हूँ। मूविंग ऑल एलिमेंट बैक टू द Q1 फ्रॉम Q2। ठीक है, Q1 से Q2 में तमाम वैल्यूज को मैं लेके जाऊंगा। तो जिस तरह मैंने Q1 यहाँ चेक किया था, अब मैं Q2 चेक कर रहा हूँ और वही कोड जो 16 और 17 पे मौजूद है इंटरचेंजेबली मैंने इस्तेमाल कर। तो ये ओवरऑल लॉजिक हो गई डेटा को इंसर्ट करवाने की। ठीक है, स्टैक के अंदर यूजिंग Q। अब हम पॉप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी डेटा को डिलीट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया टॉप एलिमेंट और कहा कि जो Q1 हमारा Q है ना, उसका फ्रंट जो भी है उस फ्रंट वैल्यूज को पॉप करो। ठीक है, और जो पॉप होने के बाद जो टॉप एलिमेंट के अंदर वैल्यूज आई होगी उसी को रिटर्न करा दो, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यूज रिमूव हो रही। ठीक है, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया टॉप हमेशा क्या करेगा, Q1 के फ्रंट की वैल्यूज को रिटर्न करेगा। इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि पहली वैल्यूज क्या है। ठीक है, देन एम्प्टी के लिए Q1 एम्प्टी चेक कर रहा हूँ, वेरी सिंपल। मेन पर जाकर मैंने स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैल्यूज इंसर्ट करवाई, पॉप करवाया और डिस्प्ले करा दिया। एंड दैट्स इट। दैट्स अ वेरी बेसिक लॉजिक टू अंडरस्टैंड कि हम स्टैक Q का इस्तेमाल करते हुए स्टैक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। रन करेंगे इसे। एंड हियर इट इज टॉप एलिमेंट 3 एंड टॉप एलिमेंट आफ्टर टॉप। ठीक है, क्योंकि हमने इन्हीं दो को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप चाहे तो मल्टीपल ऑफ वैल्यूज को पॉप करके भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही करा है, आप इसे प्रिंट में क्लोज करके भी कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप कोड को मजीद कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट कोड। हमारा सेशन जरूर लॉन्ग हुआ, लेकिन हमने कंप्लीटली समझ लिया कि क्यों किस तरह से क्रिएट होगा, किन किन तरीकों से हो सकता है, क्या मैं स्टैक के जरिए से क्यू और क्यू के जरिए से स्टैक क्रिएट कर सकता हूँ, तो कैसे। ये तमाम चीज़ें हमने समझी। ये तमाम कोड ब्लॉग पे मौजूद है, जहाँ से आके आप तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, बहुत ही हार्ड वर्किंग रिक्वायर्ड होती है बेस्ड ऑन द योर रिक्वायरमेंट इसे क्रिएट करने के लिए। तो इसी तरह से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं तो मजीद इंपॉर्टेंट चीज़ों को डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। सी यू देयर।